तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी तैयारी कितनी है, आपको ज्ञान कितना है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपने कॉपी को कैसे प्रेजेंट किया है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही अच्छे अंक दिलाती है, अच्छे मार्क्स आपको दिलाती है। तो कॉपी को किस तरह से लिखना है, अगर आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग एवरेज है तो ज़रूर इस कॉपी को देखिएगा, क्योंकि एवरेज हैंड राइटिंग से ही बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा भी आपको इस कॉपी में देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले तो पूरा ये देख लेते हैं कि बच्चे ने जो प्रविष्टियाँ फिल की हैं। कॉपी का फॉर्मेट कोई भी आए, प्रविष्टियाँ वही रहती हैं, यानी रोल नंबर आपको कैसे भरना है, भरना सब उसी तरह रहता है, भले ही कॉपी का फॉर्मेट चेंज हो गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैं बता दूंगा कि फॉर्मेट चेंज हुआ है तो कैसी कॉपी आएगी और कैसे लिखना होगा, वो सारी बातें आपको मिलेंगी। बस ज्ञान सिंधु के साथ जुड़े रहिए, यही बहुत है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में कभी भी ये गलती मत करना कि आपका रोल नंबर गलत हो जाए। रोल नंबर गलत यानी कि आपके एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो आपके मार्कशीट में चढ़ के नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि रोल नंबर ही आपने गलत कर दिया है, वो रास्ता ही बंद कर दिया है जिस रास्ते से अंकों को आना है। तो रोल नंबर बहुत ध्यान से देखना। विषय साहित्यिक हिंदी कभी मत डालना। अगर साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उसमें केवल हिंदी लिख के आता है, ये तो डेमो पेपर है, उसमें आप उस पर ना जाइए। और सामान्य हिंदी के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी लिखने का तरीका सबका सेम रहता है। हिंदी यहाँ लिख दिया और प्रश्न पत्र में केवल डालना है। संकेतांक क्या होता है, यहाँ पर एक ये डेमो पेपर है और यहाँ पर एक संकेतांक लिखा होता है। जो भी लिखा होगा वो आप अपने पेपर के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ तो केवल एक डमी तौर पर मैं बता रहा हूँ। और यहाँ परीक्षा का दिन और पाली, यहाँ देखो परीक्षा की तिथि तो डाल दी लेकिन पाली आपकी नहीं पड़ी है। पाली द्वितीय या प्रथम जो भी हो, सुबह है तो प्रथम, शाम को है तो द्वितीय। केंद्र का नाम यहाँ पर डालना जरूरी रहता है। ठीक है, केंद्र का नाम भी नहीं डाला है, मान लो ज्ञान सिंधु केंद्र का नाम है तो यहाँ ज्ञान सिंधु केंद्र का नाम ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ये हस्ताक्षर आपके कक्ष निरीक्षक करेंगे। ठीक है, मान लो। अब चलते हैं हम, और यहाँ पर भी आपका जो पेपर है मान लीजिए जिस पे रोल नंबर और नाम ज़रूरी है। अब चलते हैं हम कॉपी की ओर। यहाँ पर पहला सवाल है कि आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस साहित्यकार या किस इतिहासकार ने रखा है। बहुत ध्यान से ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों से ही एंट्री होती है एक एग्जामिनर की कॉपी चेक करने में। ठीक है, तो जब आपका वही है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव 10 में से 9-8 सही हो रहे हैं तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है, एक अच्छा प्रभाव जाता है कि हाँ, एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चा जब ऑब्जेक्टिव्स के सही हैं तो लगभग बाकी आगे की चीज़ें भी सही होंगी। ठीक है, तो अच्छा मैसेज जाता है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको खंड का डालना है। देखो यहाँ खंड का है, और ध्यान रहे जिस खंड को आप पहले शुरू कर रहे हैं उसी खंड को पहले समाप्त करिए। का खंड के प्रश्नों के उत्तर खा खंड के अंतर्गत नहीं देना है, या खा खंड के उत्तर का खंड में नहीं समाहित करना है। तो का खंड के जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं, भले ही उनका क्रम गलत कर दो, इधर से उधर कर दो, लेकिन का खंड के का खंड में ही लिखना है और खा खंड के खा खंड में ही लिखना है। भले ही क्रम बदल दो, मान लीजिए आपको दूसरा पहले आता तो पहले दूसरा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी भी क्रम मत बदलना। ऑब्जेक्टिव सीरियल से करना, इसमें दिक्कत हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव सारे सीरियल से करना। अगर सारे ऑब्जेक्टिव सीरियल से आप नहीं करते हैं तो एग्जामिनर चेक करने में चकित हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बस ऑप्शन देखता है, क्योंकि 50-100 कॉपी चेक कर चुका होता है एक एग्जामिनर, तो उसको पता होता है कि पहले नंबर पे किसका ऑप्शन सही होगा, महावीर है, दूसरे पे ये है, दूसरे। तो इनका क्रम कभी भी गलत मत करना, ये सीरियल से ही इनके उत्तर देने हैं। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। खलिक बारी अमीर खुसरू की रचना है और अपनी व्यंग्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं हरिशंकर परसाई। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। तंत्रा लोक से यंत्रालोक जो है यात्रा वृत्तांत है। सही सुमेलित रश्मिरथी खंड काव्य है। तो अब यहाँ पर देखें सही लिखा है, तो ये पहले 5 देख लेते हैं। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही, 1 नंबर मिल गया। हाँ, खंड का प्रश्न संख्या 1 ये ज़रूर डालना है। अमीर खुसरू सही है, हरिशंकर परसाई सही है, श्याम सुंदर सही है और यात्रा वृत्तांत सही है। हाँ, तो 5 इस पे कर देना और 5 कर देना है इस पे।
ठीक है, या तो चाहे तो आप 10 कर सकते हैं, लेकिन 5-5 ठीक रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 आया है तो 2 डालिए। अब यहाँ रचना थी 1 सही है। अगला सवाल क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। एवरेज राइटिंग है, बहुत बड़ी राइटिंग नहीं है, बहुत छपाई नहीं हुई है कि मतलब हाँ एकदम कंप्यूटर जैसी राइटिंग है, एवरेज राइटिंग है। हैंड राइटिंग ऐसी हो, अब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है वो भी राइटिंग गड़बड़ करके आते हैं, क्योंकि इतना लिखना होता है ना, 3 घंटे में बराबर लिखना होता है, तो राइटिंग तो गड़बड़ होती ही है, सबकी होती है। तो एवरेज हैंड राइटिंग है तो भी मत घबराना, बस लिखो जो वो पढ़ सब लें, बस इतना ध्यान रखना कि आप जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट हो और सब पढ़ पाएँ, बस और कुछ नहीं करना है। तो दूसरा है कि पंत की कौन सी रचना युगांत है, पंत की है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं तो भैया बिहारी रीत सिद्ध के हैं, तो यही नहीं है। आगे की प्रथम कृति भग्नदूत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पर युगांत बिल्कुल सही है, राम बोला बिल्कुल सही है, बिहारी बिल्कुल सही है और भग्नदूत बिल्कुल सही है। तो 10 में से 10 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के एकदम क्लियर हो चुके हैं, आपने देख ही लिया है, आपके सामने कॉपी चेक हो रही है। और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह एक बच्चा अच्छे अंक पा सकता है और कॉपी लिखने के सही तरीके क्या हो सकते हैं, वो सारी बातें आप जान जाएंगे आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में। अब इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 3। यहाँ 3 में क्या होता है, एक गद्यांश होता है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर देने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, धरती माता की कोख, और यहाँ पर है अगला है जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिया है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालो, संख्या ठीक रहता है, प्रश्नोत्तर नंबर नहीं लिखा जाता है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखो तो ज़्यादा सही रहता है ना, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी का यूज कर लो। तो जन्म लेने वाले यानी दूसरे गद्यांश का इन्होंने किया है, तो एक आद्यंत लिख दिया, एक संकेत लिख दिया, तो इससे कुल मिला के एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सहूलियत होगी, सरलता होगी, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब एग्जामिनर को आप थकाओ नहीं कॉपी लिख के। आप कॉपी ऐसे लिख रहे हैं कि एग्जामिनर माथा पच्ची कर रहा है कि यार कौन से प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, कौन से प्रश्न का उत्तर दे दिया, यही नहीं समझ में आ रहा उसको। कम से कम ये जो लिखो उसको समझ में आए, है ना। तो आद्यंत इसीलिए डाला जाता है कि उसको पता चल गया कौन से गद्यांश का आपने उत्तर दिया है। अब यहाँ पर लेखक की दृष्टि में सभ्य समाज के क्या दायित्व हैं, तो लेखक की दृष्टि में सभ्य समाज में जन्म लेने वाला, हाँ बस हो गया, मुझे पता चल गया, सही है। और इसके बाद क्या है, घटक तथा मानदंड का अर्थ लिखना है, तो घटक मतलब तत्व, मानदंड मतलब अर्थ पैमाना, ठीक है, ये भी सही है, हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या तो इसी में से देख के करनी होती है और अपने भावों के अनुसार आप लिख दीजिए कौन परेशानी है ना, भाव अपने ही लिखना है आपको। अब ज्यों का त्यों अगर लिख देंगे तब भी तो दिक्कत है, जैसे वहाँ मान लो जैसा उसमें लिखा है ज्यों का त्यों थोड़ी ना लिखेंगे गद्यांश के अनुसार, अपने भाव भी इसमें पिरोइए, तभी इसके अच्छे अंक आएंगे। और 5वां प्रश्न है, जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी समाज का जिम्मेदार घटक है। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए, गौर किया आपने, नहीं किया ना, हाँ यहाँ पर गौर करने बात ये है कि इसमें 4 ही प्रश्न हैं, 4 ही प्रश्न हैं। तो एक संदर्भ वाला प्रश्न यहाँ पर छूट गया है, वो तो पेपर की गलती है, तो बच्चे को यहाँ पर मैं 2 और दूंगा, क्योंकि वो पेपर की गलती तो बच्चे को काहे झिलवाया जाए भाई, है ना। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 आती है और 4 में क्या होता है, जल पंजरगत, यानी कि 4 में ये जो पद्यांश आपका देख रहे हैं, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, तो ये पद्यांश है। इसके भी देखिए पद्यांश के 5 प्रश्न 2-2 अंकों के होते हैं, कुल मिला के 10 अंकों का काम होता है। तो संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है, अन्यसा वत्स इसका आशय स्पष्ट करिए, अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा, और रस का नाम है और कैकेयी किससे दुहाई कर रही है, ठीक है। मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर संकेतांक डाल दिया, संकेतांश डाल दिया है, ठीक है, संकेतांश डालना बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक। और अच्छा यहाँ पर देखो एक बड़ी गलती है, गौर किया आपने गौर किया कि नहीं किया, मैंने कर लिया। यहाँ पर गलती ये है कि इन्होंने काव्यांजलि भी लिख दिया है और मैथिली शरण गुप्त भी लिख दिया है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने काले पेन का यूज नहीं किया है। हमेशा संदर्भ लिखते समय कवि का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, गद्य खंड है, पद्य खंड है, ये सारी बातें बीच में या तो अंडरलाइन कीजिए या तो आप काले पेन का यूज करिए, ठीक है। तो 2 अंक यहाँ पर मिल गए। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अब ये कीजिए क्या है,
ये कीजिए नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ आपको रेखांकन की व्याख्या और कर देना है ना। अंक यहाँ थोड़ी कटेंगे, लेकिन बस वही है, अंक काटने वाला होगा तो काट ही लेगा और नहीं काटने वाला होगा तो कैसे कटेंगे भाई। ठीक है, तो आगे क्या है, अन्य सा वत्स मेरा वह आशय ये है। तो आज से मैं पढ़ ही चुका हूँ यार, मैं पढ़ चुका हूँ। मतलब वही है कि जो एक एग्जामिनर होता है वो 100 कॉपियाँ चेक कर हो चुका होता है, तो उसे पता चल जाता है कि कौन सा सही उत्तर लिख रहा है बच्चा, कौन सा गलत। तो ठीक है, यहाँ पर भी सही हो गया। इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो इन्होंने ये क्या किया है, इन्होंने लिख दिया है संक्षेप परिचय, यानी हम कहेंगे ये फ्लो चार्ट बनाना इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसी को पढ़ेंगे। 1907 दुबे का छपरा, अनमोल द्विवेदी ज्योतिषमती, पद्म भूषण और अशोक के फूल, निबंधकार 18 मई 1979। बिल्कुल सही। अब यही देख के हम उसको दे देंगे अंक। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते समय ये जो लिखेंगे आप 1907 यानी जन्म और उनके जो प्रसिद्ध कार्य होंगे उनको काले पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर काले पेन का यूज ना करिए। ठीक है, पर संक्षिप्त परिचय, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय नहीं भाई, साहित्यिक परिचय आप डालिए, साहित्यिक परिचय डालिए। यही तो गलत कर दिया, ये संक्षिप्त परिचय यहाँ पढ़ना चाहिए, यहाँ संक्षिप्त परिचय डालिए, यहाँ साहित्यिक परिचय डालना था, है ना। तो ये छोटी छोटी जल्दबाजी में की गई गलतियाँ हैं, ये छोटी छोटी जल्दबाजी में की गई गलतियाँ हैं, आप ना करें, इसीलिए आपको पूरी कॉपी देखना है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ रचनाएं तमाम नहीं लिखनी है, रचनाएं मतलब भर की लिखनी है। कितनी मतलब भर की, 2, 4, 5 से 10 रचनाएं लिखिए। ज़्यादा लिखेंगे तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखनी है, मतलब भर की लिखिए आप। ज़्यादा रचनाएं से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा रचनाएं लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। महादेवी वर्मा का 1907, फर्रुखाबाद, गोविंद साय, ठीक है, मुक्तक हो गया 1987, यही पढ़ लिया। अब मुझे पता है इस बच्चे ने सब कुछ सही लिखा है। जो बच्चा संक्षिप्त परिचय सही लिखेगा, देखो ये कितना अच्छा लिखा साहित्यिक परिचय, कम से कम इन्होंने ये कर दिया है कि बीच बीच में काले पेन का भी यूज कर दिया है मेन पॉइंट्स के लिए, तो अच्छा है। और यहाँ पर रचनाएं भी इनको, हाँ, ये प्रमुख रचनाएं ऐसे लिखिए, मतलब भर की, ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि आप यहाँ पर सारा टाइम दे देंगे ना, टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है। टाइम मैनेजमेंट पे ऑलरेडी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको एक कॉपी लिखते समय। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कथा भाग आता है, कथा भाग आता है। और यहाँ पर बहादुर अथवा किसका है, बहादुर, हाँ बहादुर का। यहाँ देखो, अब यहाँ पेपर भी देख लो, मैं पेपर दिखा देता हूँ। बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का कथा वस्तु लिखना है। कथा वस्तु मीन्स होता है सारांश, या पंचलाइट कर्मनाशा की किसी पात्र का चित्रण करना है। तो यहाँ देखो, बहुत अच्छी, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो केवल देख के ही नंबर इसको 5 दे रहा हूँ, पहले ही दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई, देखो कितनी अच्छी अच्छी हेडिंग्स इसने बना के लिखी हैं। अब आप देखिए कितनी अच्छी हेडिंग्स में इन्होंने सारांश लिख दिया है। ठीक है, तो 5 नंबर इनको मिल गए, वो पहले 2 चाहे बाद में। तो इस तरह आपको एक वो लिख देना है, क्या लिख देना है भाई, सारांश। इसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य भी उसी तरह काम करना है। खंड काव्य में भी किस तरह, जिस तरह आपने सारांश लिखा है कहानी का। खंड काव्य 5 अंक का आता है और अपने जनपद के अनुसार लिखना होता है, तो अपने जनपद के अनुसार ही लिखिएगा। यहाँ पर एक देखो गलती इसने की है, ये कि जैसे लिखा है प्रश्न संख्या 7, तो अब 7 का यहाँ पर का खा गा क्या है वो तो डालना चाहिए ना, यानी सत्य की जीत का इन्होंने किया है। अब सत्य की जीत कहाँ पे है, सत्य की जीत खा है, तो खा इनको लिखना चाहिए। ठीक है, बट सही है, अब इतना लंबा लिखा है, सही है, लेकिन यहाँ 80 शब्दों का मामला होता है, तो बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 पेज बहुत हैं सारांश के लिए। 80 शब्द का मतलब है 200 शब्द यहाँ लिखे पड़े हैं। ठीक है, 200 शब्द नहीं लिखने हैं। 80 शब्द कह रहा तो 80 शब्द ही लिखिए, 80 शब्द गिनिए मत, लेकिन हाँ लगभग उसी के आसपास लिखिए। 80 कह रहा तो बहुत ज़्यादा 150 शब्द हो जाएं, 100 शब्द हो जाएं, 125 हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 80 शब्द कह रहा, आप 500 शब्द लिखिए, एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि आपने सारा टाइम जीवन परिचय उसमें लिखने में ख़त्म कर दिया है। अब जो आगे आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है, वो टाइम कहाँ से लाएंगे। तो टाइम का तो इशू है यहाँ पे,
अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि सब कुछ लंबा लंबा लिखते हैं तो टाइम का इशू होगा। तो मतलब भर की चीज़ों को लिखना है। जैसे कि मैंने साहित्यिक परिचय का एक वहाँ मैराथन क्लास लिया, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय पढ़ाया, इसके बाद उसकी समरी छांट के भी ट्रिक से दे दी है। तो वो जाके देख लीजिए, उससे पता चलेगा कि आपको एक साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय कैसे लिखना है ना। तो आगे बढ़िए और यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 8 आता है। 8 का इन्होंने लिखा है, यहाँ पर खंड खा है, तो यहाँ पर भाई साहब खंड खा आपको डालना चाहिए, खंड खा, ताकि पता चले कि भैया जी अब आप खंड खा शुरू कर रहे हैं, है ना। तो खंड खा में फिर एक गद्यांश 2 आए हैं, कौन सा किया है, महामना वाला किया है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये 2 अंक संदर्भ के ही मिल रहे हैं। काहे के मिल रहे हैं, 2 अंक संदर्भ के मिल रहे हैं। अगर आपने संदर्भ नहीं लिखा 2 अंक चले जाएंगे और 5 अनुवाद के। फिर एक पद्यांश है व्यतिसजत वाला, ये सुभाषित रत्नानी से लिया गया, यहाँ पर भी संदर्भ आपको लिखना ज़रूरी है। अब देखते हैं इधर, तो यहाँ पर देखो उन्होंने लिखा है, ठीक है, गद्यांश हमारी पाठ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय है। भाई बारीक गलती मत करा करो ये, ठीक है। तो 2 अंक यहाँ हो गए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, धार्मिक नेता कुशल पत्रकार थे, ठीक है, नहीं कोई गलती नहीं है। शुरुआत की एक लाइन ही पढ़ने का टाइम होता है हम लोगों के पास, मतलब एग्जामिनर के पास, ये समझो। व्यतिसजति पदार्थान अंतरः कोऽपि हेतु, तो सुभाषित रत्नानी से है, बिल्कुल सही है। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं रहता है। अच्छे से हमने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये भी आपको 5 अंक मिल गए हैं। फिर यहाँ देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 क्या कह रहा है। 9 में ये साहित्यिक हिंदी का पेपर है ना, तो इसमें 2 प्रश्न संस्कृत के भी आते हैं। 2 प्रश्न संस्कृत के आते हैं और दोनों का उत्तर संस्कृत में ही देना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है देखो, प्रश्न मत लिखिए, प्रश्न लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत कोई नहीं है, बट वही मैंने कहा कि आप सारा टाइम गलत चीज़ों में खपा रहे हैं। प्रश्न लिखेंगे 1 मिनट जाएगा, 1 मिनट बचेगा तो आगे यूज करेंगे आप। तो प्रश्न बिल्कुल भी मत लिखिए, केवल उत्तर लिखिए। हम लोग उत्तर ही देख के संतुष्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ मिल गए। इसके बाद रसछंद अलंकार भैया आते हैं। देखो, बीभत्स, भयानक, रस, उपमा, यमक, रोला, चौपाई, ठीक है, 2-2 अंक के हैं। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर करने की बात है। क्या गौर करने की बात है, थोड़ा गौर करने की बात यह है कि रसछंद अलंकारों को अब कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा विभत्स रस, तो परिभाषा घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करती है, बिल्कुल सही है। स्थायी भाव जुगुप्सा है, क्योंकि स्थायी भाव लिखने को दिया गया। 1 अंक ये मिलता है। रिपुमातन की कुंडली कर जोगिनी चबात, पी बही में पागी भली जुबत जलेबी खात, तो यहाँ पर भी 1 अंक इसका मिला है, यानी 2 अंक विभत्स रस के हो गए। और देखो कितना अच्छा प्रश्नोत्तर संख्या, ये अच्छा लगता है ना, ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या, अब उपमा अलंकार है, परिभाषा दे दी, उदाहरण दे दिया। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, बिल्कुल सही है, 1 अंक हो गया। हरिपद कोमल कमल से 1 अंक हो गया, ठीक। तो यहाँ पर रस और अलंकार हो गए। भाई साहब छंद कहाँ गायब हो गया है, नहीं लिखा है क्या, छंद कहीं और लिखा है क्या, मैं देखता हूँ। छंद गायब हो गया है, छंद ही गायब हो गया है। इसका मतलब इनके 2 अंक पहले से ही उड़ गए हैं, इन्होंने छंद नहीं लिखा है। 2 अंक गए, ठीक है, गए तो जाने दो, अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, यही गलतियां हैं। और बच्चे को आता भी है लेकिन उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो भूल गया कि हमें छंद भी लिखना है। यही गलतियां आपको नहीं करनी है, और कुछ नहीं है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, बाद में ये तो कहेंगे इसमें बताया ही किया, लेकिन छोटी छोटी मगर जो मोटी बातें हैं वो सब आपको यहाँ से पता चल रही हैं, सब सब सब। इसलिए सभी बच्चों को भेज दीजिए, ताकि बेचारे बच्चे जो दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ते हैं और अंततः कॉपी लिखने में गलतियां करके जाते हैं और उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, ठीक है। चलो, स्वदेश प्रेम निबंध इन्होंने लिखा। निबंध चूंकि 9 अंकों का आता है, और ये देखिए, ये 2 अंक हैं। ये 2 अंक किसके हैं, ये 2 अंक भैया जो हैं ये आपके रूपरेखा के हैं। ना मानो तो यहाँ देख लो क्या लिखा है, यहाँ 9 अंक लिखा है। अब आपका जब पेपर मिलेगा तो उसमें 2 + 7 = 9 लिखे होंगे, यानी 2 अंक का रूपरेखा और 7 अंकों का आपका होता है निबंध। अच्छे से रूपरेखा लिखिए,
ठीक है। अब इन्होंने लिख दिया है स्वदेश प्रेम का अभिप्राय, देश के प्रति कर्तव्य, देश प्रेम का आदर्श, देशभक्त की कामना, उपसंहार। ठीक है। प्रस्तावना, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें, हाँ आप देखो देखो निबंध की एक बारीक चीज़ देखो, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अब ये यहाँ तक लिखना था। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसको कोटेशन ऐसे जैसे ये जननी जन्मभूमि से लिखा है ऐसे काले से कोट करना चाहिए था, 2 लाइनें ऊपर नीचे बढ़िया काले से लिखते ऐसे, ये कोटेशन अच्छे से लिखा करो, यही अंक दिलाते हैं निबंधों में। ठीक है, तो अच्छा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादापि गरीयसी। दूसरा पेज है, 250 शब्दों में लिखना होता है, बहुत बढ़िया कोटेशन, बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। ये कोटेशन है, कोट्स बहुत अच्छे हैं, कोट्स ही अंक दिलाते हैं, ये ध्यान रखना है ना। निबंध में अगर कोट्स हैं, और हेडिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, हेडिंग्स पढ़ के ही हम लोग समझ जाते हैं 1 2 3 4। हाँ, ये खैर सीमित शब्दावली में लिखा हुआ है, 1 2 3 और 4 पेज में है। 3 पेज 1 2 और ये 3 पेज हम बेहतर मानेंगे, क्योंकि इधर तो आधा पेज इधर उधर ही है। हो गया। अब यहाँ देखिए, इस तरह निबंध लिखना। अब आता है व्याकरण भाग, साहित्यिक हिंदी वालों के लिए व्याकरण भाग है। नायका का संधि विच्छेद नय अका होगा, 1 अंक पक्का। उल्लास का उतधन लासा होगा, 1 अंक पक्का। रामाग्रता का रामा, ये रामा होगा, उसमें ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ पर राम अग्रता यही है ऑप्शन, तो यही लिख दिया है, बाकी राम अग्रता होगा तो ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको अंक दे देते हैं, पेपरवा की गलती टाइपिंग की हो तो बच्चे को नहीं सताना चाहिए, है ना। फिर आता है 12 का खा, प्रश्नोत्तर संख्या कभी भी गलत मत डालना। ठीक है, 12 का खा, यहाँ नीलाम्बुज में समास पूछा है, त्रिलोकी में समास पूछा है, आत्मन का शब्द रूप पूछा है, और नामन का षष्ठी द्विवचन, आत्मन का सप्तमी द्विवचन। ठीक है, तो कर्मधारय समास नीलाम्बुजम में है, ठीक है। त्रिलोकी में है बहुब्रीहि, ठीक है। त्रिलोकी में बहुब्रीहि है और द्विगु भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब आगे देखो तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का द्विवचन आत्मनो, ठीक है, और यहाँ नामनो, ठीक है। फिर यहाँ तिष्ठेय रूप है, ये भी सही है। यहाँ गच्छता, यह भी सही है। प्रश्न मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना, इसलिए तो मैं बार बार पेपर ना ही उठाऊंगा। गता में कत प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, 1 अंक यहाँ पर भी मिल गया है। धनवान में वतु प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, 1 अंक यहाँ पर भी मिल गया है। और फिर यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 13 का खा, तिष्ठेय नहीं, प्रश्न 13 का घा है। घा क्या कह रहा है, घा में विभक्ति वाला है। ठीक है, देख लो साहित्यिक हिंदी वालों कैसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विभक्ति का तथा संबंधित नियम भी लिखना है। 13 के घा में छात्रासु लता श्रेष्ठा, तो आप लिखेंगे यतश्च निर्धारणम सूत्र से छात्रासु पद में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है। ठीक है, ठीक। और यहाँ बंदर वृक्ष, अब यहाँ अनुवाद आ गया है, बंदर वृक्ष का पर चढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अनुवाद अब नहीं आता है ना, ये केवल मॉडल पेपर में दिया हुआ है, हो सकता है कोई प्रीवियस ईयर का उठा लिया गया हो, तो नहीं आता है अनुवाद, है ना। अनुवाद अब नहीं आता है साहित्यिक हिंदी में, ये समझ लो विभक्ति ही है। ठीक है, अब आपका पत्र लेखन आ गया है। देखो यहाँ पर फॉर्मेट सही नहीं है, तो पेपर का फॉर्मेट सही नहीं है, पत्र लेखन आ गया है, तो पत्र लेखन के अब 8 अंक आ गए हैं, ये खत्म हो चुका है। और आत्मन नामन के शब्द रूप भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आत्मन नामन के। तो कुल मिला के कॉपी ऐसे ही लिखनी है। पेपर चूंकि पुराने पैटर्न पर था, प्रीवियस ईयर का ही है, 26 पढ़ा है, उससे मत जाइएगा। बाकी मैं मॉडल पेपर रोज ही दे रहा हूँ। तो हम यहाँ देखेंगे तो कुल मिला के हमने देखा, तो कुल मिला के यहाँ पर जो अंक हैं, यहाँ पर कुल मिला के केवल 2 अंक अगर हम काट दें, तो कुल मिला के यहाँ पर जो अंक मिले हैं वो 98 अंक इस कॉपी में मिले हैं। ठीक है, 98 अंक इस कॉपी में मिले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपी लिखने के बारीक तरीके हमने बता दिए, वो अलग बात है, पेपर का जो पैटर्न है वो पुराना है। ठीक है, बट 2026 के हिसाब से ही मैंने सब कुछ बताया है, वो आप मैनेज कर लीजिए, है ना। अब चूंकि पहले मैंने प्री चेकिंग नहीं की, तो पेपर में क्या दिक्कत है,
बाकी मैं रोज़ मॉडल पेपर आपको देता हूँ, वो जो मॉडल पेपर आपको जो मैं रोज़ देता हूँ वो 100% बोर्ड के पैटर्न पर ही आधारित हैं, क्योंकि मैं कभी छुपाता कुछ हूँ नहीं आपसे, जो कुछ सच होता है मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, समय समय पर शुद्ध जानकारी, 100% परीक्षा की तैयारी, ज्ञान सिंधु का साथ है तो डरने की क्या बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको शेयर कर दीजिए बहुत ज़ोर से शेयर करिए।